ट्रंप के हमले का जवाब देने के लिए 1.5 करोड़ ईरानी तैयार है। वो ईरान को बचाने के लिए शहादत देने को तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने खुद इसका ऐलान किया है, कहा वो खुद भी देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। मतलब ट्रंप के सामने 1.5 करोड़ फिदाइन बनकर उतरेंगे, क्योंकि पावर प्लांट को बचाने के लिए ईरान ने यह प्लान बनाया है। बिजली और परमाणु ठिकानों पर आम लोग ढाल बनकर खड़े हो रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र, कलाकार, खिलाड़ी ह्यूमन चेन बना रहे हैं। ईरान में जो पावर प्लांट और अहम ठिकाने ट्रंप के टारगेट पर हैं, वहां सुरक्षा के लिए अब एयर डिफेंस या सेना नहीं, आम लोग खड़े हुए हैं। बिना हथियार, किसी सुरक्षा कवच के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमले से डरते नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जंग में मानव ढाल का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन यह भी नियम है कि जानबूझकर आम नागरिकों पर हमला ना किया जाए। निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाना युद्ध अपराध तक कहा जाता है और खबर है कि ईरान इसी कानूनी पेच का फायदा उठाना चाहता है। वो दुनिया को यह दिखाना और बताना चाहता है कि उसके बिजली घर सैन्य ठिकाने नहीं है, बल्कि आम जनता की जरूरत है और ट्रंप उन पर हमला कर रहे हैं। सुनिए जरा ईरान के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और नेता क्या कह रहे हैं। देश के पावर प्लांट के आसपास देश के युवा, कलाकार और खिलाड़ी जमा हों। आपकी पसंद या विचारधारा चाहे जो हो, लेकिन अगर ईरान के भविष्य और देश की जनता ख्याल है तो एकजुट होकर जमा हो जाइए और दुनिया को बताइए कि बुनियादी ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। सच कहूँ तो हालात बेकाबू और डरावने हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि बिजली कितने समय तक रहेगी या बिना बिजली के जिंदगी कैसी होगी। इंटरनेट की समस्या से हमारा कारोबार प्रभावित हो रहा है। हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते थे, लेकिन इंटरनेट बंद है तो सब ठप हो गया है। आगे क्या होगा पता नहीं। अगर बिजली चली गई तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। अगर बिजली चली जाए या पानी ना हो तो हम शायद 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक की तैयारी कर पाएंगे। अगर ये इससे भी ज्यादा लंबे समय तक चला तो हमें बहुत दिक्कतें होंगी। Sometimes when Trump or Netanyahu threats Iran for bombardment of the generators, the plants, yes, and they say that we are going to bombard there. I think we are just nervous about the patients. Trump start the war against our country and our nation, and he don't know that we are the nation of peace, and we are not to start this war, but we are end this war, and the Trump is come to hell, and here is the real hell. अब सोचिए जरा, ईरान क्या करेगा जब अमेरिका ईरान पर बम बरसाएगा। ईरान बदले में अमेरिका के दोस्त मुस्लिम देश, उनके करीबी, उन पर हमले करेगा, जिसकी शुरुआत ईरान ने की। ये सऊदी अरब की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सऊदी में ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने अटैक किया है। पास अमेरिका से बदला लेने का सिर्फ यही तरीका होगा और ईरान कह रहा है हम अब मारेंगे तो फिर कहीं भी मारेंगे। ये सोच समझ कर नहीं मारेंगे, कहां नहीं मारना है। अगर अमेरिका ने उनके प्लांट्स पर अटैक किया है, ईरान ने इराक पर अटैक किया है, यहां बताया जाता है, ईरान का दावा है कि CIA से जुड़े हुए लोग यहां मौजूद थे इराक में जहां यह हमला हुआ। अब देखिए क्या करने वाला है ईरान। सऊदी अरब निशाने पर होगा। ईरान ने सऊदी अरब पर जोरदार हमला किया है। इंडस्ट्रियल सिटी अल जुबैल पर ड्रोन अटैक किया है। धमाके से पूरे शहर में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने 7 मिसाइलें हवा में मार दी। अल जुबैल शहर सऊदी अरब की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है।
सऊदी की जीडीपी में अल जुबैल का 7 से 12% हिस्सा है। अगला मुल्क है बहरीन, टारगेट पर होगा। बहरीन में ईरान के मिसाइल हमले का डर देखने को मिला। सऊदी बहरीन को जोड़ने वाले पुल को बंद कर दिया गया है। बहरीन को अरब से जोड़ने वाला यह इकलौता रास्ता है और ईरानी हमलों की आशंका के चलते पुल को बंद किया गया है। बहरीन में जिस तरह ईरान ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, अमेरिका ने वहां से 1500 नाविक वापस बुला लिए। अगला मुल्क है यूएई, जो सबसे ज्यादा अटैक झेल रहा है अब तक। यूएई पर 2000 से ज्यादा ड्रोन और 450 मिसाइलें दागी गई। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने यूएई में एक साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। शारजा में ईरान के ताजा हमले में 2 लोग घायल होने की खबर है। ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका के दोस्तों पर अटैक होंगे। सीरिया अगला देश है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कई धमाकों की खबर आई है। कुछ मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में मार दिया है, लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने सीरिया में अमेरिकी बेस पर भी हमला किया था। ईरान के हमले से अमेरिकी बेस में नुकसान की खबर है। तो अब टारगेट पर मिडिल ईस्ट के देश होंगे। इजराइल भी उसके निशाने पर है। इजराइल में हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता मौजूद है। तेल अवीव से उनकी रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर से सायरन बजना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये दुकानें बंद कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जब भी जैसे सायरन बजे सबसे पहली चीज़ होती है कि ये दुकान बंद करने की कोशिश करते हैं। और जब भी लोग देखते हुए आप देखो जल्दी जल्दी अपने सेफ शेल्टर की ओर जा रहे हैं जहाँ भी। और यहाँ भी देखिए बिल्कुल ये रास्ता अभी कुछ यहाँ पे लोग चल रहे थे, अब बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। जहाँ एक तरफ बारिश हो रही है वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बारिश की जा रही है मिसाइल की। नॉर्थ इजराइल में भी कुछ मिसाइल दागे गए। यहाँ अभी सुबह से ये दूसरी बार जो है मिसाइल लॉन्च किया गया टेल अवीव की तरफ। और मैं भी इस समय कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी शेल्टर हाउस की तरफ पहुंचूं। और आप देख सकते हैं कि आवाज़ सुनाई दी होगी आपको। और यहाँ पे आवाज़ सिर्फ यही स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है कि जैसे ही आवाज़ आए सायरन की आप यहाँ से निकल चलिए, क्योंकि आपके पास 5 से 7 मिनट होते हैं। पवन जी, कुछ घबराहट हो रही है इस बार जो ये जंग के बादल मंडरा रहे हैं? अभी इतना घबराहट नहीं है, लेकिन बहुत दिन से अभी देख रहे हैं ना, 2 महीने से यही चाल चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा अभी जो रिसेंटली 2 दिन में आया ना वो मिसाइल थोड़ा जो जगह पे हिट हुआ ना वो थोड़ा डर लग रहा है। और इस बीच देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस का ईरान पर परमाणु हमले से इनकार है। जो अटकलें लगाई जा रही थी, व्हाइट हाउस ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। व्हाइट हाउस कह रहा है ईरान पर वो न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमला नहीं करेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये संकेत दिए, ऐसे हथियार जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुए, हथियारों के इस्तेमाल पर ट्रंप फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है व्हाइट हाउस ने जेडी वेंस के दावे को खारिज कर दिया है। यानी 8 बजे तक का वक्त है। ईरान को 8 बजे तक जवाब देना है। ईरान ने 8 बजे तक जवाब नहीं दिया तो फिर बड़ा अटैक होगा। लेकिन जवाब कौन देगा? मुश्तबा खमनेई का एक एआई वीडियो सामने आया। पहले दावा किया गया खमनेई कंट्रोल रूम जा रहे हैं, लेकिन बाद में सच साबित हुआ ये एआई वीडियो है। लेकिन मुश्तबा खमनेई कहां है? सच ये है कि मुश्तबा खमनेई बेहोश है, वो होश में नहीं है, ऐसा दावा कई अलग अलग रिपोर्ट्स में किया गया है। अब जो ताजा जानकारी है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई पर यह दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर खमनेई कोमा में। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई बेहोश हैं। फिलहाल ईरान के कुम के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने एक राजनयिक नोट के हवाले से दावा किया है। चोटों की वजह से मुश्तबा खमनेई की हालत गंभीर है। रिपोर्ट में दावा है वो फिलहाल देश चलाने की स्थिति में नहीं है। 28 फरवरी को हुए हवाई हमले में मुश्तबा घायल हो गए थे और इसी हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई की मौत हो गई थी। और इसी नोट में जूनियर खमनेई की लोकेशन की जानकारी दी गई। मुश्तबा तेहरान से करीब 87 मील दक्षिण कुम शहर में इस वक्त हैं। ऐसा दावा है उस नोट के जरिए। इस जगह को शिया बेहद पवित्र मानते हैं। इजराइल और अमेरिकी एजेंसी को उनकी लोकेशन की जानकारी भी है, लेकिन अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। बीच में जूनियर खमनेई के रूस जाने की भी अटकलें थी। सुप्रीम
कमांडर बनने के बाद से वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। इस बीच उनके सोशल मीडिया पोस्ट जरूर सामने आए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में फैसले कौन ले रहा है ईरान में? जूनियर खमनेई की जगह ईरान की तरफ से ऑर्डर कौन दे रहा है? ईरानी राष्ट्रपति की भी खमनेई से मुलाकात नहीं होने का दावा है। खबर आई, इससे राष्ट्रपति नाराज थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना ही सारे फैसले ले रही है। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने मुश्तबा खामेनेई के लिए $10 मिलियन की जिसे कहते हैं बाउंटी इशू करी है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लाके दे जिसके चलते में से पकड़ ले या मार दे, $10 मिलियन। इसके जरिए अमेरिका कुछ तो होप कर रहा है कि ईरान के अंदर ही कोई ऐसा हो जो पैसे के लिए या इसका बहुत रेडिकल हेटर हो, वो दे दे, चांस है। बट इसके अलावा ये भी इंडिकेट करता है कि ईरान के लोगों में क्या मैसेज जाएगा इसका। ईरान में मेरे विचार से मैसेज जो फिलहाल जा रहा है, इस रेजीम के अपोनेंट्स तो हैं, परंतु अब जो माहौल हो गया उसमें लोग ईरान को खतरे में देख रहे हैं। वो ये नहीं चाहते शायद कि कोई अमेरिका हमारे देश में हमारे को कंट्रोल करे। अब सवाल यह है कि मुश्तबा खमनेई अगर कोमा में है तो ईरान में फैसले कौन ले रहा है? ईरान अब तक कैसे लड़ पा रहा? ईरान ने देखिए 99वीं खेप मिसाइल की दाग दी है, मुश्तबा की तस्वीर लगाई है मिसाइल पर, और ये इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर। या फातिमा ज़हरा, मिसाइल के साथ साथ ड्रोन अटैक किए, और ये ड्रोन अटैक इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर किए गए। न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, हदीद ड्रोन, ये अमेरिकी ठिकाने जो कुवैत में है उस पर दागे गए। और ये हमले अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीर देख रहे हैं। तेल अवीव पर ईरान का हमला हुआ। ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार दिया है। लगभग 250 करोड़ से ज्यादा की कीमत का MQ-9 रीपर है। और इन हमलों से नुकसान इजराइल को भी हो रहा है, जान माल का नुकसान। ये वो उनकी बॉडीज हैं जो ईरानी हमलों में मारे गए। तो बेगुनाह लोगों की जानें जंग में जाती हैं दोनों तरफ। दूसरी तरफ देखिए, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है इजराइल पर और रॉकेट दाग रहा है।
न सिर्फ रॉकेट बल्कि हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी है। दावा किया गया फतेह स्तर की बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल पर दागी। अब सवाल यह है जो शुरू में मैंने पूछा कि अयातुल्लाह खमनेई मारे जा चुके हैं, मुश्तबा खमनेई कोमा में है, तो आखिर ईरान में हमले कैसे हो रहे हैं? अब तक अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के सामने कैसे टिका ईरान? खमनेई ऐसा क्या करके गए थे वो बताता हूं। खमनेई की एक चाल भी अमेरिका पर भारी पड़ रही। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तब सद्दाम हुसैन की सेना कुछ हफ्तों में टूट गई, बिखर गई। इसका कारण यह था कि सैन्य संरचना यानी पूरा ढांचा पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, केंद्रित था एक जगह। इराकी सेना के फैसले सद्दाम हुसैन लेते थे, सारे नियंत्रण उन्हीं पर थे, उन्हें खत्म किया, इराक खत्म। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ तो पूरा सैन्य ढांचा ढह गया। इससे सबक लेते हुए ईरान ने नई सैन्य रणनीति तय की जिसके तहत सैन्य शक्ति को कई स्वतंत्र इकाइयों में तोड़ दिया जो कि केंद्रीय कमान से अलग होकर भी काम कर सकती है, वही कर रही है। तब ईरान ने IRGC को 13 प्रांतीय कमानों में पुनर्गठित किया। हर कमान का मुख्यालय, मिसाइल भंडार और खुफिया नेटवर्क दिया है। आप रोज देखते हैं किसी एक मिसाइल सिटी का तस्वीर, एक दिन किसी और मिसाइल की सिटी की तस्वीर। 13 अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कमान सेंटर है, सबके अपने मिसाइल सेंटर है। इसका मतलब यदि राष्ट्रीय कमान प्रणाली खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, तब भी ये इकाइयां स्वतंत्र रूप से लड़ाई जारी रख सकती हैं। इजराइल अमेरिका से संघर्ष में इस रणनीति का प्रभाव साफ दिख रहा है। हमले के शुरुआती चरण में ही बड़े नेता मारे गए या घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद सैन्य कार्रवाई रुकने के बजाय तेज हो गई। लेकिन इसके बावजूद अब तक अमेरिका और इजराइल से लोहा ले रहे हैं। देश की प्रांतीय कमानों ने स्वतंत्र रूप से मिसाइल ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इसलिए बड़े हमले करने के बाद ईरान का सैन्य ढांचा बर्बाद नहीं हुआ। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही रणनीति ईरान को हार से बचाती है। यह सिद्धांत जीतने की गारंटी तो नहीं, लेकिन हार मुश्किल बना देता है। यही इजराइल ईरान अमेरिका के युद्ध में साफ नजर आ रहा है। तमाम हमलों के बाद भी इजराइल अमेरिका के सामने ईरान टूटा नहीं है।